बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल वन न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल वन रखता है अपनी पैनी नजर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दंगों की आग में देश कई बार झुलसा। दहशतगर्दी ने मोहब्बत की जमीन पर नफरत के कई बार बीज बोए, लेकिन हर बार अमन के परिंदे मोहब्बत का पैगाम लेकर नफरत पसंद लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ते रहे। लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर में अमन के दुश्मन सदियों से चली आ रही हिंदू मुस्लिम प्रेम की डोर को तोड़ने की कोशिश में लगे रहे। मामूली विवाद को अपने हितों के खातिर दंगों की शक्ल में तब्दील कर सैकड़ों लोगों की मौत को नींद सुला दिया। और आखिर क्या है मुजफ्फरनगर का सच? ये एक सबसे बड़ा सवाल है।
मुजफ्फरनगर 7 सितंबर को एक मामूली विवाद का गवाह बना, लेकिन ठीक 2 दिन बाद इस मामूली विवाद ने सांप्रदायिकता का रूप लेकर मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाकों से दंगों की आग में झोंक दिया। दंगे भी ऐसे हुए जिन पर कई घर उजड़ गए, हजारों लोग बेघर हो गए। अब लोग दूसरे के सहारे कैंप में रहने को मजबूर हैं। कैसा लगता होगा जब अपने ही देश में रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़े और बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरों का आसरा। मुस्लिम विरोधी जनसंहार के शिकार मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत में हुए सांप्रदायिक हिंसा में हजारों घर बर्बाद हुए, मासूमों की जानें गई और जो बचे हुए हैं वो रिफ्यूजी के कैंप में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, इस उम्मीद में कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। 1.5 महीने बाद खुले आसमान के नीचे रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के सताए बेकसूर लोग ईद उल जुहा यानी बकरा ईद के मौके पर कैसा रहा इस रिफ्यूजी कैंप का नजारा। ईद के मौके पर कैसा जश्न होता है ये तो हम सब ने देखा है, लेकिन जब ईद मनानी पड़े अपने ही वतन में रिफ्यूजी कैंप में तो जोश की जगह होता है मलाल। अगर इतनी नफरत ना होती तो नजारा कुछ और होता। गले मिलते और मुबारकबाद देते लोगों की भीड़ होती और कुर्बानी के बकरे भी नजर आते, लेकिन इस बार नजारा और है और रंग भी। ईद मनाई जा रही है रिफ्यूजी कैंप में। दंगों के बाद बचे हुओं को पनाह देते ये कैंप फिर भी ईद मना रहे हैं और अपने जख्मों पर खुद ही लगा रहे हैं मरहम। कराना के बूचा खेड़ी से शुरू हुआ था सांप्रदायिकता का तांडव, जिसमें सैकड़ों जाने गई, लेकिन इंसाफ कहीं नजर नहीं आ रहा है। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। दंगों की दहशत ऐसी जिसने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। हजारों मुसलमान दर दर भटक रहे, आसरे की तलाश है, लेकिन दहशत के चलते घर नहीं जाना चाहते। दंगों का डर इतना कि ईद भी मनाने घर नहीं पहुंचे। कैसी रही इन लोगों की ईद, देखिए हमारे सहयोगी सुहेल सिद्दीकी की जांच में सामने लाती रिपोर्ट। मैं सुहेल सिद्दीकी चैनल 1 न्यूज के लिए कांदला की ईदगाह के सामने आप लोगों को रिपोर्ट कर रहा हूं। जो रिफ्यूजी कैंप है, जो रिफ्यूजीज ने ईद कैसे मनाई, ईद की नमाज कैसे पढ़ी, ये चैनल 1 न्यूज हिंदुस्तान का वही चैनल है जो ये आपको लाइव दिखाएगा। इस वक्त कोहरा है यहाँ पे और मौसम काफी ठंडा हो गया है। बड़ी तादाद में रिफ्यूजीज सारी रात जाग के इबादत करके, उनको नए कपड़े भी मिले हैं। कोई 4-4.5 हजार के आसपास हमें रात को यहाँ रिफ्यूजीज मिले। और सारे रास्ते जब दिल्ली से यहाँ आ रहे थे, कोई 300 किलोमीटर का हमने सफर तय किया। सारी रात हम सोए नहीं, हमारी टीम सोई नहीं है। हमने डिफरेंट एंगल से बाइट्स लिए हैं, जगह जगह जहाँ रिफ्यूजी कैंप लगे हैं मुजफ्फरनगर रॉयट्स के, और उन लोगों से मिले हैं। तो हमने ये देखा कि कहीं किसी पुलिस वाले ने हमें पूरे रास्ते नहीं रोका, कोई पुलिस ही नहीं थी सारे रास्ते के अंदर। और कितना ये ताज्जुब की बात है कि इतने टेंशन वाले एरिया में कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस नहीं। तो हमने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया क्या रीजन है, तो रीजन हमें ये मिला, क्या वजह ये मिली इसकी कि पुलिस थाने में इसलिए नहीं है कि अगर पुलिस थाने में होगी और उसको कोई जाके कहेगा कि हो गया है आप आइए और हेल्प करिए, तो पुलिस वालों को जाना पड़ेगा। थाने में ही ना रहो तो किसी की मदद करने कैसे जाओगे। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो मैंने मार्क किया। और कोई 8-10 थानों को हमने शूट किया, खाली पड़े हैं। और 1-2 चौकियों पे तो पुलिस वाले खाट लगा के आराम से सो रहे थे और कोई उनको जो है वो होश नहीं थी कि हम इतने सेंसिटिव एरिया में हैं तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है।
बहरहाल जितना मैंने लोगों से मिला हूं और जितना लोगों से बातचीत करी है, नतीजे पहुंचा हूं। पिछले 2 साल से जहां सहनूरी और यहूदी ताकतें जो हैं वो म्यांमार पूरी दुनिया के सामने आ रहा था कि म्यांमार में मुसलमानों के साथ क्या हुआ। मैं ये कह सकता हूं कि मुजफ्फरनगर को भी म्यांमार बना दिया गया है हिंदुस्तान का। मुजफ्फरनगर में हालात जो हैं वो ना जितने केसेस रजिस्टर हुए हैं कोई एक्शन है और ना किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ है, ना किसी किस्म की कोई एड है। और यहाँ पे जितना हो रहा है ज़ाती तौर के ऊपर, इंफरादी तौर के ऊपर, कम्युनिटी लेवल के ऊपर यहाँ रिफ्यूजीज को देखा जा रहा है। टूटे लोगों की हिम्मत उस पे जो है वो खड़ी की जा रही है दोबारा तरीके से। और जिसका नतीजा ये है कि आज यहाँ रिफ्यूजीज नमाज कैसे अदा करेंगे और कैसे ईद मनाएंगे, हम आपको लाइव कवरेज दिखाना चाह रहे हैं कि उनके में आज भी अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म ईद की नमाज और वो खुशियाँ जो हैं वो नमाज अदा करके जो है यहाँ वो हासिल करेंगे। ये जो कैंप है इसका नाम क्या है, कौन से कैंप में बता रहे हैं आप, कितने बच्चे हैं? इसमें इमदादुल मुतासिरीन कैंप मलकपुर में जो है। मलकपुर कैंप? जी जी। मलकपुर में यहाँ लोग क्यों आए हैं, कितने आए हैं? झुग्गियाँ दिख रही हैं? ये 1509 झुग्गी हैं। अच्छा। और इसमें टोटल लोग 8,968 लोग हैं सारे। और जो बच्चे हैं 10 साल से नीचे के वो 1549 हैं। जो बूढ़े हैं 60 साल के आसपास के वो 351 हैं। जो लेडीज़ हैं वो 1398 हैं। जो जेंट्स हैं वो 1509 हैं। और जो 10 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं जो शादी के करीब हैं, शादी होने की, जिनकी शादी की तैयारी चल रही हैं, वो 527 हैं। और 1058 लड़के हैं जो 10 साल से ऊपर हैं, जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, फेरी करते हैं। तो ये बताइए कि जो आपने ये फहरिस्त तैयार करी है, जी जी, और इसमें रोज का खाना ये लोग कितने वक्त खा पाते हैं? खाना भी मिलता है क्योंकि ये सब सरकार तो दे नहीं रही कुछ, जी जी, खुद ही करना पड़ता है जी। तो कैसे खाना तैयार होता है? इनका ओढ़ना बिछोना, नहाना धोना, साबुन, 50 चीजें। तो आप यहाँ काम कर रहे हैं कमेटी के जरिए, काफी रिसर्च किया है मैंने देखा आपको। जी जी। और आप ये कह रहे हैं कि 10 साल से उम्र की लड़की को आपने शादी में शामिल कर लिया है। तो 10 साल से ऊपर की, 10 साल से ऊपर की, तो शादी के लिए तो 18 साल हिंदुस्तान में कानून है, तब शादी होती है। नहीं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जरूर है कि आप कर सकते हैं 10 साल में, लेकिन हिंदुस्तान का कानून 18 साल का है। तो आप ये इस लिस्ट में इसको चीज को जरूर ठीक करिए। लेकिन हमें बताइए यहाँ पे जो खाना पीना और ये कैसे चलता है? अच्छा, जो खाना पीना चल रहा है, पहले तो इन लोगों को यहीं पे खाना खिलाया जा रहा था, जो बना के दे रहे थे, बावर्ची लगा रखे थे। जब उससे पूरा नहीं हो पाया, सुबह में खाना बनता था, शाम तक के सुबह का चलता रहता था, फिर शाम का शुरू होता, रात के 2 बजे तक के चलता रहता, तो उससे सही काम नहीं चल पा रहा था। उसके बाद इन लोगों को सूखा राशन दे दिया 8-8 दिन का। एक को 4 किलो, एक बच्चे को, एक आदमी को, जो है एक फैमिली में जितने भी लोग हैं, एक के हिसाब से 4 किलो के हिसाब से इन लोगों को सूखा राशन दे दिया 7 दिन के लिए। तो 7 दिन के बाद जब ये राशन खत्म हो जाता है तो दोबारा दे दिया जाता है। मिर्च मसाला सब कुछ इस तरह का चल रहा है। ये लोग आप खुद बना रहे हैं। और नई बिछाने का तिरपाल इन लोगों को दे दिया गया है। तो ये सब चीजें किसने, राशन कौन देता है, तिरपाल कौन देता है, ये कौन लोग हैं जो कई आपकी जो कमेटी है इसकी रोज के कितने खर्चे हैं, कौन इन लोगों को फंड देता है? जब यहाँ पे खाना बनाया जा रहा था तो उस टाइम पे पूरे दिन का 25 क्विंटल आटा लग रहा था, तो उससे पूरा नहीं हो पा रहा था। कुछ लोग रह जाए, बहुत से लोगों की ये थी कि मेरे पास खाना नहीं पहुँचा, मेरे पास ये नहीं पहुँचा, तो अब इन लोगों को खुद दे दिया है, खुद बना रहे हैं और खुद खा रहे हैं। और ये आम लोग, ये जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं, वो इन लोगों की मदद कर रहे हैं, इलाके के लोग मदद कर रहे हैं। इस हिसाब से खाना पहुँच रहा है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। आप और कुछ कहना चाहेंगे कि इसके लिए और क्या होना चाहिए? यहाँ आप क्या देख रहे हैं, बीमारी फैल रही है, मौसम बदल रहा है। हाँ, बीमारी फैल रही है। डॉक्टर की भी कोई, सरकारी डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। 1 घंटे के लिए डॉक्टर आते हैं, चले जाते हैं, उसमें 10,000 के आसपास ये लोग हैं, 9,000, तो कहाँ पूरा होगा? 1 घंटे में कहाँ देख पाएंगे? और जो यहाँ बैतुल खिला है, नहाना है, धोना है, उसमें भी यहाँ पे 12 बैतुल खला हैं और 12 नहाने के हैं बाथरूम है जो। अब उन सभी पूरा नहीं हो पा रहा, उसकी भी बहुत सख्त जरूरत है यहाँ पे। और मैं देख रहा हूँ यहाँ टेम्परेरी मस्जिद भी बना रखी है आपने। हाँ, टेम्परेरी मस्जिद है, इसमें नमाज पढ़ते हैं। बहुत सारी हमारी जो गांव की महिलाएं होती हैं वो अपने साथ जो जुल्म हुआ है वो बता नहीं पाती हैं। जी जी जी। वो यही कह देती हैं हमारे साथ बदतमीजी हुई। जी जी। बदतमीजी जो है बहुत सारे लोगों के लिए छोटा लफ्ज भी है और समझने वाले के लिए बहुत बड़ा लफ्ज भी है। जी जी। तो आपके इतना टाइम से यहाँ पर 1.5 महीना हो गया यहाँ पे। जी जी। तो इनमें कुछ आपके सामने ऐसी चीजें आई जिनमें महिलाओं ने जो है ये कहा कि हाँ भाई हमारे साथ जो है वो आज की जमान में जो है वो बलात्कार और जिना, रेप जो है वो जबरदस्ती किया गया। क्योंकि मेरी इत्तला के हिसाब से एक बच्ची के साथ 17 लोगों ने जो है जिना और बलात्कार किया। यहाँ पर भी इस तरह की कुछ औरतें हैं, कुछ जो लड़की थी वो तो इन लोगों ने अपनी रिश्तेदारियों में भेज दी, क्योंकि बार बार मीडिया वाले ये बता नहीं सकती ना, हर आदमी के सामने ये औरतें नहीं बता सकती, तो इस वजह से उनको दूसरी जगह पर भेज दिया गया है। लेकिन 2 औरतें फिलहाल भी यहाँ पे हैं जिनके साथ रेप हुआ है।
एक है, एक अभी और लड़की मिसिंग चल रही है, उनके माँ बाप के सामने उसका नाम 15-16 साल की उम्र है उस लड़की की, अभी भी मिसिंग चल रही है और उनके सामने उसका रेप हुआ है। मेरे गांव का नाम है जी किशनपुर बिरा, मेरा नाम है जी सईदुद्दीन। हमारी भी सुनो साहब, ऐसा हुआ जी सन 1991 में गांव किशनपुर बिराड़ के मदरसे में आग लगाई थी इन लोगों ने। गवाह था जी, गवाह होने के नाते इन्होंने कहा कि पूरे गांव में क्या है कि मुसलमान है जो पूरे हिंदू का मुकाबला कर सके। मैंने कहा मैं मुकाबला कर सकूँ भाई, जो गवाही होगी मैं दूंगा। उस गवाही के मुताबिक ये मुझसे नाराज हो गए जी, खिलाफ हो गए मुझसे। खिलाफ होने के बाद में इन्होंने सन 2009 16 जनवरी सन 2009 में मेरे घरवाली को गोली मारी। मारने के बाद में फिर 3 बार फायर करा मेरे घर पे, गोली चलाई जी आगे। उसके बाद में अब ये 7 तारीख जो गुजरी जी जिसमें दंगा हुआ, इस 7 तारीख में इन्होंने आके और ऐलान करा, गोली चलाई जी मकान में मेरे पे आके। और गोली चलाने के बाद में फिर इन्होंने ऐलान करा जी तो 3 घंटे में गाँव खाली कर दो, नहीं तो हर एक मुसलमान को मार दिया जाएगा। अच्छा जी, उससे पहले भी एक बहू अपाइज है जी मेरे लड़के की, इम्तियाज नाम के लड़के की, परवीन उसका नाम है जी। उसका इधर से पैर कट रहा जी घुटने से। उसके साथ भी बदतमीजी करी जी उन लड़कों ने। और बदतमीजी करने के बाद में वो एप्लीकेशन SP और IG DIG तक पहुंचाई जी मन ने, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई जी। उसमें एक पुलिस वाला था जी रघुराज सिंह, थाना रमाड़ा का, उसने आके सब डिसमिस करवा दिया और ये बोल रहा कि जो हम चाहेंगे वो होगा। मगर तू कुछ नहीं करवा सकता, अगर नहीं जो हम चाहेंगे, मगर तो सरकार से बड़ा हो गया, अगर मैं इस थाने का मालिक हूँ। तो ये वो सूरत हाल है जो लोग वहां पर इस तरह से जिंदगी फिलहाल अपने गुजारने को मजबूर हैं, और ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी जमीनी तौर पर। तमाम हमारे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, आपका तारुफ हम उनसे करा दें। हमारे सहयोगी सुहेल सिद्दीकी हमारे साथ हैं जिन्होंने रिपोर्ट पेश की, उनसे हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर जावेद जमील साहब भी हमारे साथ हैं, आप डायरेक्टर हैं पीस फाउंडेशन के। इसके अलावा यशवीर सिंह साहब समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं, और राजा रामपाल सिंह भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा, चूंकि सिद्दीकी साहब आप ग्राउंड जीरो पर थे, आपने हालात देखे, आपको कितनी उम्मीद अब दिखती है ये पूरा स्थिति को देखने के बाद में? क्या ऐसी आस अब लगती है कि जल्द से जल्द ये डैमेज कंट्रोल हो, स्थितियों को सुधारा जाए? शुक्रिया सिद्धार्थ। मैंने अपने रिपोर्ट में और ऑब्जर्वेशन में फैक्ट्स, जो लोग फाइंडिंग एक कमेटी बनी है उस इलाके में जी, उन लोगों की रिपोर्ट भी पढ़ के, उन लोगों से भी मिलके इस नतीजे पे पहुंचा कि कहीं आसपास 5 महीने 6 महीने साल भर तो भूल जाइए, ये परमानेंट डिफरेंसेस ऑफ ब्रिज जिन लोगों ने तोड़ दिया है जी, उसमें वो कामयाब हो गए। अगर इन लोगों को इस सिचुएशन को बदलना है तो सरकार को बहुत दरियादिली से, बहुत बड़ा दिल दिखा के, अपर हैंड दिखा के इमीडिएटली अपने देशवासियों को, नागरिकों को हर तरीके की मदद देनी पड़ेगी और जस्टिस देना पड़ेगा। इंसाफ के बगैर कोई भी कॉम्प्रोमाइज, कोई भी सिचुएशन इंप्रूव नहीं करती, तो जस्टिस कहीं लगे। अब पूरे प्रोसेस में आप यकीन जानिए कि जिन लोगों ने ये स्पॉन्सर्ड कराया है, अब तो ऑडियो टेप्स भी आ गई हैं, हम अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे कि ये सब स्पॉन्सर्ड है और किस तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कराया गया। तो जिन लोगों ने कॉन्स्पायर किया है वो नहीं चाहते कि ये चीजें ठीक हो। ठीक है, तो कुल मिला के ये कुछ स्थिति बनी हुई है ग्राउंड जीरो की। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी भी प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे के ऊपर। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो
क्या है ये वीडियो है? 1 रुपए में देखो देखो पूरा देखो वीडियोस 1 रुपए में 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। एक बार फिर हमारे मौजू पर हम लौट रहे हैं कि किस तरह से वहाँ स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ रही है। कैंप के अंदर लोग किस तरह से ऐसी जिंदगी वहाँ पर बसर करने को मजबूर हैं जो शायद बहुत ज़्यादा दिल दुखाने वाली, हृदय विदारक तस्वीरें भी हमने देखी। डॉक्टर जावेद जमील साहब, सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया, आपकी पहला रिएक्शन क्या है जो आपने देखा, जो रिपोर्ट देखी उस पर? देखिए, इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और अगर हिंदुस्तान जैसे डेमोक्रेटिक मुल्क में जो सेक्युलरिज्म का दावा करता है, जिसका दावा यह है कि यहाँ पर हर किस्म के बाशिंदे को किसी ज़बान से उसका ताल्लुक़ हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ हो, उसको यहाँ पर पूरे हुकूक हासिल हैं, अगर उसका इस अंदाज में उसका मजाक, उसके साथ खिलवाड़ देखने को मिलता है तो जाहिर है उसकी बड़ी तकलीफ होती है। पूरे हिंदुस्तान को हो रही है तकलीफ, उसमें सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं है, गैर मुस्लिम भी शामिल हैं, लेकिन मुसलमानों को तकलीफ इसलिए ज़्यादा है कि उनके जहन में ये खतरा लगातार लाहक हो गया है कि अगर इस किस्म के वाक़यात बार बार दोहराए जाते रहे, बार बार रिपीट होते रहे तो उनकी ज़िंदगी का क्या होगा। वैसे भी हिंदुस्तान में मुसलमान, आपको मालूम है कि किस दौर से गुजर रहे हैं, उनके अंदर इक्तिसादी, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, हर किस्म की बैकवर्डनेस शामिल है। उसमें जब ये राइट्स इस किस्म के हो जाते हैं तो वो और 10-20 साल पीछे चले जाते हैं, उनको तरक्की के वो मौके मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि उनकी पूरी सोच को एक गिरफ्त में ले लिया जाता है। उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी का एक जो कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया है, वो इतना जबरदस्त है कि उसके बाद में वो अपने खास इलाकों से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। किसी तरह से वो अपनी जिंदगी में, उनके एक पूरा बिखर गई है जिंदगी। वहां के लोगों का तस्वुर कीजिए कि जिनके घरों के अंदर ये हालात पैदा हुए हैं कि उनको अपने बच्चों को बाहर भेजना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, अपनी बेटियों को बाहर भेजना मुश्किल हो जाएगा, उनका पूरी जिंदगी दरहम बरहम होगी। ये भी, और ये वही लोग हैं जो सालों से एक साथ रहा करते थे। शायद सबसे बड़ी जो दुख की बात, मेरा ताल्लुक इत्तफाक से, मेरा ताल्लुक भी मुजफ्फरनगर के बराबर के सिटी सहारनपुर से है। ये वो इलाका है कि जिसको हम गंगा जमुनी तहजीब का सही मानों में उसका सिंबल करार देते हैं। चलिए यशवीर जी, आपने लगातार वो रिपोर्ट देखी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कांगड़े का रहने वाला जी, और ऐसा नहीं कि ये स्पॉन्टेनियस हो गया। मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था पिछले 2 साल से कि आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ विस्फोट होगा। ये टेंशन, सामाजिक टेंशन 2 साल से मैं देख रहा हूँ। कई घटनाएं हुई। इसी घटना से पहले शामली में भी 1-1.5 महीने पहले घटना हुई थी, मई में। उसमें भी वहाँ दफ़ा 44 लगाया गया था, एक लड़की का रेप हुआ था, काफ़ी बीजेपी के नेता अरेस्ट हुए थे, और वो उसके बाद ये एक साजिश बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते इस नतीजे पर पहुंची कि जहां आज हम खड़े हैं। मैं ये मानता हूं कि दोनों संप्रदाय के लोगों को इस पर दोबारा से सोचने की आवश्यकता है। लोग वहीं रहेंगे, वहीं रहना है, पेशा एक ही है, खेती है, खेत से जुड़े हुए थोड़े बहुत व्यापार और धंधे हैं। ये 2 महीने ऐसे खतरनाक होते हैं गांव की जिंदगी में, खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कह सकता हूं। अगस्त और सितंबर, जहां गांव में किसान के पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता और सबसे ज़्यादा इस तरह के जो सारी जनता आइडियल बैठी है, बारिश होती रहती है, फसल बो दी, इंतजार कर रही फसल कब कटे। तो मेरा तो मानना है कि जैसे ही अब
मिल चल जाएंगे, गन्ने की फसल कटनी शुरू होगी, गेहूं बुआई होगी, धान की भरसाई होगी, तो ये बहुत सारी टेंशन अपने आप ईज आउट हो जाएगी। मैं ये मानता हूँ, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, देखा मैंने 40 साल के उसमें। दूसरे फिर भी जो जिम्मेदार लोग हैं दोनों समाज के, उनको बैठकर आपस में डायलॉग करना पड़ेगा। उसके बिना केवल सरकार के भरोसे बैठने से काम चलने वाला नहीं। ठीक है, ठीक, ये सामाजिक तौर पर आपने अपनी बात रखी कि समाज का जो रोल है वो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, मैं फिर आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ राजा रामपाल सिंह साहब भी जुड़े हैं, उनसे भी हम सिंह साहब, जो तस्वीर हमने देखी इस वक्त शायद बहुत अच्छी तो नहीं कहा जा सकता, पर उसके बाद भी जो स्थितियां लगातार बन रही है उस पर क्या कहेंगे आप? ये जो घटना जी मुजफ्फरनगर में हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये मुल्क सेकुलर मुल्क है, इसमें हमारे राजनीतिक दलों ने जिस तरह से अपने वोट की रोटियां सेकने का काम कर किया है और हमारे समाज में जो भाईचारा बना था जी, उसको बिगाड़ने का काम किया है। और जो लोग कैंपों में रह रहे हैं, जैसा कि हालात हम देख रहे हैं, कोई भी सरकार अगर दोनों वर्ग मिल करके बैठ करके पहला तो काम प्रशासन की मदद से तुरंत इनको कैंपों के बजाय इनमें आपस में बातचीत करके इनको वहीं पर उन गांव में एस्टेब्लिश करना चाहिए। क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में लोग कैंपों में रह रहे हैं, ये किसी सरकार के बस की बात नहीं है कि वो एक जगह फिर से इकट्ठे उन्हें बसा सके। तो मैं तो ये चाहूँगा कि सरकार को हस्तक्षेप करके प्रशासन की मदद से और दोनों समुदाय के लोगों को बैठ के इसमें बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि कैंप उसका हल नहीं है, रिहेबिलिटेशन कराना सरकार का, वो भी हजारों की तादाद में कौन सी जगह होगी जहाँ ये जाएंगे और दहशत कम हो, इसके लिए सरकार को लगातार प्रयास करना चाहिए। और इस मामले में सरकार बिल्कुल फेल हुई है जी, हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार को चाहिए कि इनको समुचित व्यवस्था प्रदान करे। और इसके लिए आज तक हमें पहल नजर नहीं आई कि दोनों समुदायों को बैठा कर कोई समझौते की बात की गई, कि चूंकि समझौता ही हल है। दो देश लड़े, दो प्रदेश लड़े, दो जिले लड़े, दो तहसीलें लड़े, आपका रोल अहम नहीं हो जाता? केंद्र में भी तो आप हैं, आपको लगता नहीं कि आपको पहल करनी चाहिए? अगर आपको लगता है सरकार वहां काम नहीं कर रही तो कांग्रेस वहां पर आए, वहां बिठाए लोगों को, कम से कम आप लोग तो पहल कीजिए। मैं तो हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने पहले दिन ही कहा था कि अगर केंद्र की सरकार की कोई मदद की जरूरत है, फोर्स की जरूरत है, रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, जो मदद की जरूरत हो सरकार हमें लिखे, हमसे कहे, मदद के लिए तैयार हैं। तो उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि केंद्र अनावश्यक हस्तक्षेप करना चाहती है। अपनी इंसानी पहलू का मसला है इसमें। ठीक है, चलिए, ये आपकी शायद एक बात हो सकती है, पर सिद्दीकी जी, ये आप सरकार के रोल को वहां पर, चूंकि ये तो राहत कैंप्स हैं, अब सरकार का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। पुनर्वास कैसे इन लोगों का किया जाता है, कैसे बुनियादी ज़रूरतें, जैसा आपने सवाल भी पूछा कि नहाने के लिए साबुन है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। इसके लिए आपको क्या लगता है, सरकार के रोल को आप कैसा देख रहे हैं? अब 2 महीने लगभग हो जाएंगे थोड़े दिनों में जी इस पूरे मामले में। और इस पूरे प्रोसेस में सरकार के नेतागण और मंत्रीगण जब वहाँ जाते हैं कैंप्स में, कोई 80,000 के आसपास शुरू में लोग थे ही इनकी तादाद, और बाद में कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ और जहाँ चले गए। तो कैंप्स में जितने कैंप्स लगे हुए हैं उसमें कुल मिला के 22,000 लोग आज भी कैंप्स में हैं, खुले जंगलों में, खुले आसमान के नीचे। तो जो 22,000 ये लोग हैं, इन लोगों को डिफरेंट इलाकों में कमेटीज जो हैं, कई जगह 1-1 लाख रुपए खाने पे खर्च आ रहा है रोज़ का, और ये सब चंदे से, जिसमें हर समाज के सारे जो हैं लोग डोनेट करके इन लोगों को जो है वो चीज़ें दे रहे हैं। और तो खर्चा चल रहा है और बड़े अच्छे से चल रहा है।
और रिसोर्सेज हैं, लेकिन मसला जो मेरी कैंप में लोगों से बात हुई, ऑर्गेनाइजर से जो बात हुई, वो ये हुई कि मौसम बदलेगा, ज़रूरतें बढ़ेंगी, सर्दी के मौसम में बीमारियां जो हैं वो और बढ़ जाएंगी। तो कुछ लोगों को जो 22,000 कैंप्स में रह रहे हैं इनके लिए तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जो इसके अलावा 60,000 लोग गाँव में किसी के 2 आदमियों का मकान है उसमें 4 आदमी और आके रहने लगे, तो वो जो एडिशनल प्रेशर पड़ रहा है कि खुद तो बेचारा जो है वो रोज मजदूरी करके कमाता था, लेकिन 4 लोग और आगे उसके पास रहने के लिए, तो ये एक इशू बनेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस बनेगा। और कुछ लोगों ने किराए पे वहां लिए हैं मकान, तो वो किराया कैसे देंगे? तो अभी आज की ही खबर है कि लोगों ने जो कैंप्स के बाहर हैं, कैंप्स के अंदर जितने मर्द हैं, औरतें हैं, उन्होंने काम तलाश करना शुरू कर दिया है। और कुछ कैंप्स में कच्चा राशन इन लोगों को एक अपना प्राइवेट राशन कार्ड बना के एक कॉमन गोडाउन बना दिया है, डोनेशन से सारा अनाज रख के, और जिसमें एक कॉमन राशन कार्ड बना दिया है। ये लोग 1-1 हफ्ते का राशन अपना ले आते हैं, उन्हें स्टोव दिया गया है, मट्टी का तेल दिया गया है कि वो अपना खाना पकाएं, खुद खाएं, क्योंकि इतने सारे लोगों का जब सुबह का खाना बनता था, रात हो जाती थी, किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था। तो अब सबको इंडिपेंडेंट कर दिया और 1-1 हफ्ते का सबको राशन दे रहे हैं, और पर फैमिली 50 रुपए कैश दिया जा रहा है, जितने मेंबर्स हैं पर फैमिली मेंबर। तो पैसा तो इनके देख रेख के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आ रहा है, और ये सब लोगों को जो अच्छी तरीके से देख रेख जा रहा है। सरकार का तंत्र इस पूरे प्रोसेस में कुछ 2 दिन सरकार ने राशन दिया इन डिफरेंट कैंप्स के अंदर, 2 दिन के बाद तीसरे दिन सरकार नजर नहीं आई। दूध जो है वो एक कैंप में इतना दिया जा रहा है, लगातार दिया जा रहा है दूध, वाकई में दूध सब सारे कैंप्स में सरकार दे रही है, और दूध इतना दिया जा रहा है कि शायद चाय बमुश्किल सब लोग जो है चाय पी रहे हैं सुबह के। चलिए, तो ये बुनियादी तथ्य हैं जो आप तक हम पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी के दर्द में शामिल होना तो अभी हम शामिल नहीं, इसी सुन के ही हो सकते हैं। और आप देखिए, जैसा सिद्दीकी जी बता रहे थे कि बुनियादी तौर पर जो ज़रूरतें हैं वो अगर पूरी नहीं होगी तो इंसान आखिर जिएगा कैसे और क्या उम्मीद में जिएगा? एक उम्मीद के सहारे ही जिंदगी वहां पर चल रही है, पर क्या वो उम्मीद वाकई आने वाले दिनों में और बढ़ेगी? ये हमारा सवाल है, और इसी पर लगातार हम बात करेंगे, पर छोटे से ब्रेक के बाद। बीवी का बर्थडे भूल कर देखो एक बार, वेडिंग एनिवर्सरी भूल कर देखो, लोन की ईएमआई तो ड्यू डेट के पहले भर देते हैं आप, लेकिन सर्विस टैक्स याद भी रहे ना तो लापरवाही। भर देंगे यार, भर देंगे, बाद में भर देंगे। अरे बाद में भरने वाले भाई साहब, बाद आ गया है। सर्विस टैक्स VCES का फायदा उठाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स बिना इंटरेस्ट, बिना पेनल्टी के। अगर आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं। सस्ते में निपटा लीजिए मामला, बाद में महंगा पड़ सकता है, फिर ना कहना बताया नहीं। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। इसमें कर दिया निकम्मा, वरना हम भी आदमी कुछ काम के थे। बघा बघा, चांगल्या झाडावर माकड बसलंय। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत आपका ब्रेक के बाद। एक तरफ मुजफ्फरनगर और उसके आसपास का इलाका दंगों की आग में झुलस रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस मुसीबत की घड़ी में अमन का पैगाम लिए लोगों की मदद के लिए लगातार आगे आते रहे और दिन रात एक किए हुए थे।
चैनल वन न्यूज के लिए मैं सोहेल सिद्दीकी कांडला के कैंप से और सुबह के 3:45 बज रहे हैं। मैं एक ऐसे नौजवान के साथ हूं जिसने यहाँ पिछले 1.5 महीने में दिन रात एक कर दिया है, और चाहे सुबह हो रात हो, इस नौजवान ने यहाँ पे जब 22,000 लोग यहाँ मौजूद थे, आज यहाँ तादाद 2600 लोगों की रह गई है। तो मुसलसल इसने हर तरीके की खिदमत की, हर तरीके का अंजाम दिया है। नाजरीन, मिलिए इस नौजवान से। मेरा नाम परवेज अली, कांडला ईदगाह कैंप से, और मैं यहाँ लगभग 1.5 महीना से जो है यहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। ये जो है दंगे के 2 दिन पहले से ही मैं यहाँ पे खिदमत अक़दस में हूँ लोगों की। और जब ये दंगा जो है ये 7 तारीख में शुरू हुआ, और ये सुबह के 8 बजे ही एक मिशन के तहत हुआ स्टार्टिंग। इसकी जो तारीख थी वो 8 तारीख थी, उसकी सुबह जो थी वो टाइम जो था इसका वो 8 बजे था। और जिस वक्त में ये दंगे फसाद हुए, और उस पहली रात में हमने कुछ नौजवानों ने, हमारे भाई साहब हैं जो बड़े वाजिद हसन, उनकी इस अपनी मेहनत ने जो है 1800 लोगों को, दंगा पीड़ितों को हमने गांव लिसार से निकाला। उस वक्त में वहाँ पे पीड़ितों ने जब कोई उनको मदद नहीं मिली, और जब वहाँ पर थाना फुगाना पड़ता है, वहाँ का थाना फुगाना, वहाँ पे सिरोही हैं जो वहाँ के इंचार्ज थे एसओ, और उन्होंने जब उनको मदद के लिए पुकारा तो उन लोगों ने 100 नंबर की जो सुविधा थी उसको ब्लॉक कर दिया, और जो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिली। उसके बाद में हमने यहाँ पे कांडला एसओ साहब थे जो हमारे, हमने फोर्स को और कुछ लड़कों को साथ में लिया, और कुछ बहुत सारे नौजवानों को, औरतों को, बच्चों को पहली रात में लगभग हमने 1800 लोगों को निकाला। उस पहली रात में हमने जो 2 औरतों को निकाला है, उसमें 2 दिन की जो थी डिलीवरी थी एक औरत की, उस औरत ने 8 किलोमीटर का सफर तय किया डिलीवरी के दौरान। अब इस दर्द को मैं जानता हूँ, ये वो औरत जानती है, या ये जो कैंप के अंदर जिम्मेदार थे उस वक्त में, कितना दर्द उस औरत ने महसूस किया होगा। उसके बाद में जब ये मुहिम चला, अगले दिन तक हमने 20,000 लोगों को, दंगा पीड़ितों को, बेचारों को जो हम निकाल चुके थे यहाँ पे, जहाँ से आप इसको, जहाँ पे मैं बैठा हूँ करंट में। और जिस वक्त यहाँ पे दंगा पीड़ित लोग आए, यहाँ पे जो है 2 लड़की जो ऐसी थी जिनको गोलियां लगी हुई थी, और एक लड़का जो कि हमने जो उसके बाद में मेडिकल कॉलेज मेरठ में रेफर किया। कैंप के अंदर जो है सब सामान हम इनको मुहैया कराते हैं, खाने से लेकर इनकी ज़रूरियात तक, दवाई तक। सरकार के अगर मैं बात करूँ, कुछ दिन यहाँ पे शुरू में 2 दिन यहाँ पे कैंप लगा था दवाई का, उसके बाद में जो है कुछ दिन एम्बुलेंस भी खड़ी हुई, आज भी हमने इंतज़ार किया आधा घंटा। उसके अब से 3 दिन पहले, ठीक 3 दिन पहले, एक लापरवाही की वजह से डॉक्टरों की यहाँ पे एक डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हो गई। यहाँ पे उसको सही समय पर मेडिकल उपचार नहीं मिला। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सरकार की मदद की कोई यहाँ पे मुहिम नहीं है। यहाँ पे अधिकारी से लेकर नेताओं तक सब लोग छके हुए हैं। और अगर मैं मदद की बात करूँ सरकार की, दूध हमें जो है लगभग 4 दिन बाद हमें मिलना शुरू हुआ था। दूध की मैं यहाँ पे कसम नहीं खा रहा हूँ, दूध हमें कंटिन्यू मिलता है, आज भी मिल रहा है। और यहाँ पे एक बार सीएम साहब आए, अखिलेश यादव जी, उससे 1 दिन पहले यहाँ पे सरकार ने कुछ राहत सामग्री भेजी खाने की। उसके बाद में जो है कमाल अख्तर और शिवपाल यादव जी आए, उसके 1 दिन पहले जस्ट में तुरंत इंतजाम होते हैं यहाँ पे, सारे के सारे अधिकारी आ जाते हैं उस दिन, और नेताओं को और अधिकारियों को इस तरह दिखाते हैं कि यहाँ पे सब इंतजाम ऐसे चल रहा है। उसके बाद में जो है अल्पसंख्यक आयोग की अभी टीम आई थी, उसके ठीक जस्ट उसी कुछ घंटे पहले यहाँ पे इंतजाम हुआ। उसके अलावा कोई यहाँ पे जानकारी नहीं, और यहाँ पे कोई राहत की सामग्री नहीं देती सरकार, यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। और मैं अगर बात करूँ यहाँ पे लिसाड़ गाँव की, कोई घर लगभग 165 घर यहाँ पे जले हुए इन लोगों के, FIR इनकी दर्ज हैं, और 13 लोगों की शिनाख्त के लिए इन्होंने मुहिम छेड़ा है सरकार से। 2 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है यहाँ पे, और जो है उनकी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और प्रशासन और शासन इसमें बिल्कुल ढीले हैं, एक तरफ से कोई भी कदम नहीं उठा पा रहे हैं। बड़े बड़े वादे होते हैं यहाँ पे आकर के, नेता बड़े बड़े आते हैं, मुख्यमंत्री भी आए, और जो कैबिनेट मंत्री भी आए, और जो केंद्र सरकार से भी आए हैं बहुत सारे, उसमें कुछ भी मुहिम नहीं होता है, लिख के जाते हैं। बहुत सारे टीवी चैनल भी आते हैं, पता नहीं खबर कहाँ पे गुम जाती है, छपे ना छपे, ये बात हम कहें ना कहें, ये बात हमारी पहुँचे या ना पहुँचे, मैं तो मैं नहीं जानूंगा। लेकिन जो दर्द है इन लोगों के अंदर, जो दर्द है, मैं चाहता हूँ कि ये शासन के सामने आए, प्रशासन के सामने आए, एक आम इंसान के सामने आए कि जो 2 दिलों की दरार है, इसमें क्या वजह रही है, क्या इसमें क्या मुसीबतें हैं, क्या परेशानी है, क्या ये मिशन था, ये प्री प्लान था, ये क्या था इसमें के अंदर, ये लोगों के सब कुछ सामने आ जाए। एक तरह से जब मुसलमान ने, इस्लाम धर्म ने आज तक अमन और पैगाम दिया, 1857 की क्रांति से लेकर मुसलमान हर लड़ाई में आगे रहा है। आप तारीख की किताबें उठा के देख सकते हैं, मुसलमान कभी भी पीछे नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसी वारदात हुई है इनके साथ में, नाइंसाफी और जुल्म जिसकी कोई इंतहा नहीं है।
अगर कोई पत्थर दिल इंसान भी इस खौफनाक मंजर को उस वक्त में देखता तो शायद वो भी रोए बगैर न रहता जी। ये मैं यही कहूँगा। इसके अलावा मेरे अंदर दर्द इतना है कि मैं यहाँ पे पहचान नहीं पा रहा हूँ। आज ये मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार जिसको बकरीद के नाम से जानते हैं हम लोग, लेकिन मेरे दिल के अंदर इतने दर्द हैं कि मैं यहाँ पे आपको बता नहीं पा रहा हूँ। जो है मैं यहाँ पे आज मुझे लगभग ये 19 घंटे लगभग मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सुबह से। अब तक मेरी आंखों में नींद नहीं आती है। 1 महीने से मैं यहाँ पे लगातार कोशिश कर रहा हूँ। 8 लड़के मेरे साथ में, मेरे भाई जावेद हैं, बड़े भाई चेयरमैन हैं और यहाँ पे मेरे दोस्त हैं तमाम के तमाम। लगभग 24 घंटे से 20 घंटे के अंदर यहाँ पे खड़ी मेहनत करते हैं। ना ही इन लोगों का दर्द देख के हमें थकन महसूस होती है, ना ही नींद आती है। आंखें हमारी खुली हैं लेकिन हमारे दिलों के अंदर दर्द बहुत है। ये हम इसको बयान नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि इन लोगों को खुशी मिले सरकार से, और हमारे जो भी भाई यहाँ पे आते हैं नेता लोग, हम उनसे दरखास्त है कि इन लोगों को इंसाफ मिले। जो लोग अपने घरों के साए के अंदर थे, जिन लोगों ने अपने आशियाने में बनाते बनाते पूरी जिंदगी गुजार दी और उनको आशियाने उजड़ने में 2 मिनट भी नहीं लगी, सरकार से मेरी दरखास्त है कि इनको आशियाने दें, इनको छत दें। आगे से सर्दी का मौसम आ रहा है, ये मैं भी जान सकता हूँ और आप भी जान सकते हैं कि ये क्या मुहिम होगी। मेरी दरखास्त ये है कि इन लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और इनको घर दिए जाए। जो भी इनकी समस्या है, इनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो जाए। अगर किसी कौम को अपना बनाना है तो सरकार से मेरी दरखास्त है कि वो कौम के हक में जल्द से जल्द फैसला करे। और निष्पक्ष जांच के हेतु मैं कह रहा हूँ कि जो लोगों ने जिन लोगों ने वारदात की उनको सजा याफ्ता कराए, सजा उनको दिलाई जावे, 100% सजा दिलाई जावे और ऐसी सजा दिलाई जावे ताकि वो सदियों तक भी इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश न करे। उनकी आने वाली अगली नस्ल भी ये कहे कि ऐसी वारदात किसी भी कौम के साथ न हो, चाहे कोई हमारे हिंदू भाई हो, हमारे मुस्लिम भाई हो, क्योंकि हिंदुस्तान में सभी बिरादरी के लोग रहते हैं। ये यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर 36 बिरादरी के लोग जाने जाते हैं और ये भाईचारा हमारा ऐसे ही बाकी रहे और हमारे बुजुर्गों के साए हैं जो हमारे पास इसी तरह हैं। यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। इनकी बातों से एक बात बहुत साफ तौर पे सामने आई कि जो तादाद आज तक मरने वालों की दी जा रही है वो 50 के आसपास दी जा रही है, लेकिन ये दावे के साथ कह रहे हैं कि ये तादाद ज़्यादा है, इससे दुगनी हो सकती है, उससे ज़्यादा तादाद है ये। और बहुत सारी इन्होंने जो बातें कही हैं, जो खिदमत का जज्बा इन्होंने दिखाया है, तो ये पैगाम इन्होंने पूरे मुल्क को दिया है। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चैनल की तरफ से और उन्हें दुआ देता हूँ कि इनकी लंबी उम्र हो और आज ईद की रात में ये दुआ मकबूल हो। और चैनल 1 न्यूज़ के लिए मैं सुहेल सिद्दीकी कांडला से। आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यशवीर सिंह साहब, ये स्थिति आपने देखी, ठीक है, हम मान सकते हैं कि बाहरी ताकतों की जैसे आप बात कर रहे हैं, हम मान सकते हैं कि वो वक्त आपके हाथ में नहीं था, उस टाइम चूक हुई प्रशासन से, पर अब तो स्थितियां आपके हाथ में हैं, अब तो आप इनका पुनर्वास के लिए आगे बढ़ सकते हैं, अब तो आपको कोई रोक के नहीं रख रहा। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी और क्या आप अपनी ओर से वादा करना चाहते हैं अगर स्थिति है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई थी जी, उसकी रिपोर्ट 4 दिन पहले पेश हुई है सरकार को जी। पहले तो यही था कि शायद ज़्यादातर लोग अपने गांव वापस लौट जाएंगे, अपने घर वापस लौट जाएंगे जी। लेकिन अभी जो देखने से लग रहा है, क्योंकि बहुत लोग वापस गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गए। अगर 80,000 लोग थे तो 60,000 लोग गए हैं जी, अभी 20,000 लोग हैं। तो उस पर सरकार पूरी एक प्लान बना रही है कि उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए जी। तो वो बहुत जल्दी ही सरकार उसका निर्णय लेकर के इनको मेरी खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कई दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं समझता कि राशन का, दूध का ऐसी कोई वहाँ दिक्कत इस वक्त है। शुरू में जरूर, क्योंकि इतने लोगों के एक साथ व्यवस्था करना, एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे काम में भी लगा हुआ था, वो नहीं हो पाया शुरू में। लेकिन उनका ये कहना था कि अभी नहीं समझते कि राशन की, दूध की, कपड़ों की ऐसी कोई इमीडिएट दिक्कत है। हाँ, सर्दी आ रही है, उसका भी प्लान कर रहे हैं कि भाई इमीडिएटली सर्दी से बचने के लिए बच्चों, महिलाओं का और का कुछ ना कुछ इंतजाम करा जाए। ठीक है, सिद्दीकी जी। यस जी, आपने 60,000 लोग घर वापस नहीं गए, अपने वो किराए पे जाके रह रहे हैं, वो उन्हें वापस जाने नहीं दिया गया। कुछ लोग गए थे वापस और उनको वापस आना पड़ा, वापस वो वहां रहने नहीं दिया। दूसरी चीज जो आपने कहा कि दूध की और खाने की, राशन की सबकी व्यवस्था है, ये लोग खुद व्यवस्था कर रहे हैं, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है और वो सरकार से मांग भी नहीं रहे। उनमें इतनी ज्यादा खौफ है, इतना ज्यादा डर है
कि वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार का सबसे पहला काम है किसी भी नागरिक को सिक्योरिटी देना उसके मुल्क के अंदर। उसमें पूरी तरीके से प्रदेश सरकार विफल हो गई है और बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने जो एफिडेविट दिया है वो भी तथ्यों के आधार पे नहीं है। नहीं, एफिडेविट तो जो उनके पास डाटा होंगे या उनके पास इंफॉर्मेशन होगी उसी के बेस पे दिया है। नहीं, वो एफिडेविट को क्रॉस किया जाएगा। हाँ, वो वकील क्रॉस करेंगे, लेकिन अभी आज की तारीख में बता रहा हूं मैं आपको कि वो एफिडेविट तथ्यों पे नहीं है। लेकिन अभी जो एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो अभी लेटेस्ट एक वो किया आई है उसकी कल रिपोर्ट, उसमें उन्होंने कहा है कि टोटल फेलियर है, किसी किस्म का कोई अरेंजमेंट जो होना चाहिए था वो कम से कम सरकार की तरफ से नहीं हुआ, अभी भी नहीं है। जो कुछ एफर्ट्स हो रही हैं वो प्राइवेट लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। आज भी हालात ये हैं कि वहां पर बेशतर लोगों को चारपाई मैसर नहीं है। अगर 15 आदमियों के जमीन पर सोते हैं तो किसी एक औरत को जो कोई प्रेग्नेंट है या कोई मजबूरी में सिर्फ उसको चारपाई अवेलेबल है। तो ये इतनी सूरत हाल आज भी इस कदर खतरनाक है। तो ये दावा कैसे करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज का एक गेम हो गया कि सिर्फ वोट बैंक, हर आदमी वोट बैंक की बात करता है। लुत्फ की बात यह है कि बीजेपी कहता है कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रही है, जैसे वो नहीं खेल रही है। कांग्रेस कहेगी समाजवादी खेल रही है, जैसे वो खुद नहीं खेल रहे हैं। ये तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स खेलने की इजाजत सबको है। सवाल ये है कि वो पॉलिटिक्स गलत पॉलिटिक्स वो हो सकता है, मैं उससे सहमत हूँ। देखिए ये स्पॉन्टेनियस हुआ, प्री प्लान तो स्पॉन्टेनियस मानने को तैयार नहीं है। इतनी बड़ी व्यवस्था 80,000 चारपाई कोई 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में बनाई जा सकती हैं। 2 महीने आपकी सरकार वहां पर है। लेकिन अभी भी एजम्पशन था कि ज्यादातर लोग वापस चले जाएंगे, लेकिन अब जो लग रहा है कि लोग नहीं जाना चाहते या उनको लग रहा है सूरत हाल है उसको देखकर तो शायद डर इतना बैठ गया है कि वो करना भी मुझे जाएगा, कौन ले जाएगा उनको, करना भी वो शायद सरकार ले जाए भरोसे पे तो वो चले भी जाए, पर कैसा भरोसा नहीं। पर बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर सिंह साहब एक बात बताइए जरा कि उत्तराखंड के अंदर तो दैवीय आपदा थी, ये मानवीय आपदा है, यहाँ पर कैंप्स तो आप लगा सकते हैं क्या? उसके लिए भी आप चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई चिट्ठी लिखे आपको? जो लोग वहां कैंप्स में, आप तो अपनी ओर से पहल कीजिए, केंद्र सरकार क्यों उसमें पहल नहीं कर पा रही? जी, मैं तो ये चाहूंगा कि प्रदेश सरकार इनके रिहेबिलिटेशन के लिए प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट बनाए, उसमें स्टेट सरकार का भी शेयर हो और बड़ा हिस्सा भारत सरकार का हो। वो पायलट प्रोजेक्ट बना करके भेजने का काम करें। हम भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से कहेंगे कि वो बड़ा सा हिस्सा दे करके इन मुसलमानों के जान माल की रक्षा करें और उनको पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सिंह साहब, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो सरकारी पेचीदगियों से होकर ना गुजरता हो, जो सिर्फ इंसानियत की बात करता हो और इंसानियत के नाम पे तुरंत काम करता हो? क्योंकि भूखा आदमी 4 दिन तक पायलट प्रोजेक्ट के लिए नहीं बैठ सकता, उसको पेट पालना है, राशन चाहिए। तो अब तक ये तो अब 1.5 महीने भारत सरकार ने पहले दिन ही कहा था कि प्रत्येक सरकार हमसे मांगे, हम उसको क्यों मांगे? देने के लिए तैयार हैं। आप देश चला रहे हैं, आपसे कोई मांगे तो आप वेट करेंगे मांगने तक? सर ऐसा है, कांग्रेस की नीतियां तो यही कहती हैं कि वेट नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए। सुनिए, हमारी सुनिए तो जी, ये फेडरल सिस्टम है। कोई भारत सरकार अपनी तरफ से कोई अमाउंट नहीं भेज सकती जब तक स्टेट गवर्नमेंट उससे डिमांड न करे कि हमें क्या जरूरत है, आपकी एक मजबूरी, कितने सामान के लिए कितने पैसे चाहिए। ठीक, सिद्दीकी जी आप सुन रहे हैं बात, क्या कहेंगे इस पर? हमारे सामने बहुत सारी नेशनल ट्रेजेडीज ऐसी आई हैं जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर्स ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके, राष्ट्रपति ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके इन जगहों पे बगैर ह्यूमन एस्पेक्ट को सामने रखते हुए पहल करी है। और इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूंगा आपको, और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब कुंभ का ट्रेजेडी हुई तो पहल की गई, और जब उत्तराखंड में हुआ तब पहल की गई जी, और अभी हाल में मध्य प्रदेश में जो स्टैम्पेड हुई तब पहल की गई। इवन जब हमारे पूरे ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर जो साइक्लोन और तूफान आया, उसमें जो है वो स्टेट की परमिशन नहीं ली कि जो जिनके बॉर्डर्स हैं वो हमसे परमिशन मांगे, हम मदद करेंगे। हमने हर तरीके की मदद करी। तो प्लीज मैं चाहूंगा कि ये लॉजिक, ये बहाने
उनको किस बुनियाद पे कहा जा रहा है, इसकी जो है वो इसको जो है वो देखा जाए। जी एक चीज में इसमें ऐड ये करना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच की जो दरार है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट अलग है, पॉलिटिकल पार्टी अलग है। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट नहीं करती हैं। हर कितने सवाल है, कितने एमपीज वहां पर गए, कितने एमएलए वहां पर गए। मुझे लगता है वहां जाए उससे कोई मतलब नहीं, पर वहां लोगों को मदद मिले। कोई जाकर कुछ करे बिना दूर के जाने का कोई मतलब भी नहीं। जाएंगे तो मदद मिलेगी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, वो बात भी एक आपकी है। पर सिद्दीकी साहब, मैं एक बात जरा बताइए कि हमने बात कर ली प्रशासन की, हमने बात कर ली सरकार की, हम देखते हैं छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर आजकल देश के अंदर बड़ी सारी सामाजिक संस्थाएं खड़ी हो जाती हैं बोलने के लिए, टीवी कैमरे पर आ करके बड़े बड़े भाषण देने के लिए। पर क्या वो संस्थाएं आपको दिखी जब आप वहां पर गए? देखिए, ये संस्थाएं भी बड़ी अफसोस की बात है कि कुछ संस्थाओं को जो राइट विंग फोर्सेज है हमारी कंट्री में जी, उनसे एलर्जिक हो गई हैं, और ये हर बार ये सारी जिम्मेदारी उन्हीं फोर्सेस, उन्हीं संस्थाओं पे आ जाती है। तो ऐसी संस्थाएं वाकई में हैं जो जिन मजलूमों की हिम्मत टूट गई है, जिनके घर में कोई मौत, हादसा और ऐसी चीज़ें हो गई हैं, उनकी हिम्मत बांध रही है। वो लोकल जो हैं वो थानों में जाके एफआईआर करा रहे हैं, वो पुलिस एक्शन का फॉलोअप कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये संस्थाओं की 3-4 संस्थाओं की टीम है, और उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है जो काम सरकार का था। सरकार ने तो पहले दिन से ही उत्तर प्रदेश की सीबीआई इंक्वायरी को मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, एक मैजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी हो जाएगी, ये तो लीपापोती का काम है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि सरकार को पिछले पूरे टाइम से जो है उसको लीपापोती करने के प्रोसेस में उसका कहीं उसे लगता है कि हमारा जो है पत्ता खुल जाएगा जो हमने खेल खेला। यानी आप प्रोएक्टिव तो नहीं हो सके, प्रीएक्टिव तो हो जाए। वो हाई कोर्ट जज के अंदर में इंक्वायरी हो रही है, ठीक है, और उसकी भी बहुत जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। जी सर, छोटे मोटे मजिस्ट्रेट नहीं, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के अंदर नहीं। पर आप, मैं तो बिल्कुल मानवीय पहलू पे ईश्वर जी आपसे बात करूंगा, ठीक है। वो सब कानूनी दावपेच एक अलग चीज है, क्योंकि भूख कानूनी दावपेच नहीं देखती, प्यास कभी कानूनी दावपेच नहीं देखती है। पर आप अपनी ओर से क्या आश्वासन दे सकते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए? सरकार से जरूर कहेंगे, सरकार से फिर बात करते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है, अपनी ओर से पहल करेंगे। लेकिन उस वक्त मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा क्राइसिस नहीं था जी, और लोग वापस लौट रहे थे। चलिए, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमने देखा 2 साल के प्रदेश की जो सरकार है ये, इसके अंदर जो मोटे बड़े 20-25 दंगे हुए हैं, उन सब दंगों में ये सिर्फ मुजफ्फरनगर की बात नहीं है। आपने एक पार्टी के लीडर वरुण गांधी को क्लीन सर्टिफिकेट दे दिया, बचा लिया उसको। आपने प्रदेश में जो लोग इन्वॉल्व हैं दंगों में उनको बचा रहे हैं आपने सारे दंगे जो हुए हैं आस्था से लेकर और मसूरी में, आपने कहीं कोई एक्शन नहीं लिया। तो हम कैसे आपकी नियत पे जो है आज विश्वास कर लें? आपकी तो 20 दंगों की नियत बता रही है कि आप क्या कर रहे हैं। जवाब दे दीजिए ऋषिवीर जी इनकी। देखिए, नियत का सवाल, अगर हमारी सरकार पर कोई नियत पे शक करे, खास तौर से माइनॉरिटी के लोग, तो मैं ये समझता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह अखिलेश से ज़्यादा इस देश में अक़लियत का समर्थक कोई नहीं है। शिकायत तो रोज इम्तिहान नहीं लिया जा सकता। वो कभी भी, खास तौर से अक़लियत के सवाल पर, चाहे उनकी सरकार चली गई, वो कभी पीछे नहीं हटे। और आज भी पूरा देश उन पर इसी बात का इल्जाम लगा रहा कि ये सारा उन्होंने एक मुस्लिम तुष्टीकरण के उसका हुआ है जी। लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ये मानवीय एक पहलू है। हम खुद अपने नेताओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कमियां हैं उनको वहां जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इस पूरे दंगों के दौरान सियासतदानों ने जमकर सियासत की और अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ा सच इन सब के बीच में यह आया, वो कहीं जुदा था इससे। इसी को लेकर हमारे सहयोगी सुहेल सिद्दीकी साहब ने सारे पहलुओं पर बात की सामाजिक कार्यकर्ता असद हयात से। मुजफ्फरनगर का सच। मैं सुहेल सिद्दीकी, चैनल 1 न्यूज़ के लिए आपको आज ऐसे आदमी से मिलाने जा रहा हूं जो एक मकबूल समाजी कारकुन के साथ एक बहुत बड़े वकील भी हैं पेशे से, जनाब असद हयात साहब। मैं चाहूँगा कि बताएं मुजफ्फरनगर के दंगों का सच क्या है। इसकी शुरुआत राजनीतिक लाभ उठाने के मकसद से जो पॉलिटिशियंस हैं और जो उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, ख़ासकर भाजपा से जुड़ी हुई संस्थाएं या फिर किसान संगठनों की जो भूमिकाएं हैं वो, और उनके जो जिम्मेदार लोग हैं, इन सब लोगों ने मिलकर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया। तो भाजपा के लोगों ने वहाँ पर खासकर जो हुकुम सिंह वहाँ के नेता हैं और मिस्टर सुरेश राणा वगैरह, और ये बाबा हरि किशन जो लिसाड़ से हैं, इन लोगों ने एक पंचायत ऑर्गेनाइज की शामली में
कि उन लोगों को पुलिस रिहा करे जिन लोगों को के खिलाफ मस्जिद पर हमले की FIR हुई थी मार्च 13 में होली के मौके पर। तो एक पंचायत हुई, उसके बाद और छोटी छोटी घटनाएं वहाँ होती रहीं। तो ये सब को लेकर पंचायतें करते रहे। हम मानते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किसी ने की है तो कानून को अपना काम करने देना चाहिए। उसके लिए जातिगत तरीके से लोगों को जोड़ना और उसको फिर आग में घी डालना, सांप्रदायिक बातें करना वहाँ पे, ये उचित नहीं होता। 5 तारीख की रात में भी छुटपुट घटनाएं हिंसा की हुई, मंजूर को छुरा मारा गया। उसके बाद मंदिरों से ऐलान किए गए कि भाई हिटेड बातें की गई। 6 तारीख को भी यही बातें दोहराई गई। लाख में, बहावड़ी के मंदिरों में, मस्जिदों में ऐलान किया गया मुसलमानों के खिलाफ। तो ये एक पूरा षड्यंत्र सामने था। 7 तारीख की सुबह वही अपने हाथों में भाला लिए हुए हैं, तबल लिए हुए हैं, गंडासे लिए हुए हैं, यही सब उन्होंने एक अफसाना नाम की औरत को घायल किया। कई और लोग घायल हुए, 4-5 आदमी घायल हुए। फिर शाहपुर में भी जाके उन्होंने, ये सब 3-4 किलोमीटर की रेंज में हो रहा है, शाहपुर में जाके उन्होंने जाम लगाया, ट्रैक्टर ट्रॉलीज खड़ी की और वहां भी लोगों के ऊपर हमले किए। किस तरह से लड़कों का ग्रुप हिंसक प्रदर्शन कर रहा है नकला मंदौड़ के अंदर, हाथों में छुरे लिए हुए हैं। लोकतंत्र में हर एक को अधिकार होता है अपनी बात, लेकिन क्या आप 144 का उल्लंघन करके जाएंगे, अनलॉफुल असेंबली करेंगे, हथियारों का प्रदर्शन करेंगे, भड़काऊ बातें कहेंगे? तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान में म्यांमार का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ। तो इस पे फैक्ट्स और फिगर्स आपके पास हैं, तो आप इस पे भी रोशनी डालिए। तो देखिए, जहाँ तक रिफ्यूजीज का सवाल है कि ये गांव जो मेनली मतलब हिंसा प्रभावित हैं, वो लोग तो अब माइग्रेट किए ही किए थे, लेकिन दहशत की वजह से बहुत से गाँवों में से माइग्रेशन हुआ। हमारे पास जो फहरिस्त है उसमें तकरीबन 162 गाँव से माइग्रेशन हुआ, जो बागपत डिस्ट्रिक्ट और शामली मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के मिलाकर हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप आफ्टर माइग्रेशन क्यों है? दहशत की वजह से। तो जो भी लोग रिफ्यूजी कैंप्स में आए, तकरीबन 60 से ज़्यादा रिफ्यूजी कैंप ऐसे जो मदरसों में ही मेनली बने या सोशल ग्रुप्स ने बनाए, उनमें वो लोग आकर रहे। प्रशासन ने क्या मदद दी है इन लोगों को, रिफ्यूजी कैंप चलाने वालों को? प्रशासन से खुद ही आप RTI में पूछें तो वो सिर्फ नील निकलेगा, कोई दूध भेज दिया, कहीं कुछ कर दिया, इसके सिवा कोई खास मदद नहीं दी है, जबकि राज्य का ये दायित्व था। चलिए, फाइनल कमेंट में यहाँ से सबसे लेना चाहूंगा, चूंकि वक्त का तकाजा हमारे साथ में। राजा रामपाल सिंह साहब, आप क्या आश्वासन अपनी ओर से देना चाहते हैं, अगर कैंप्स में जरूरत, अगर आपकी मदद पड़ती है केंद्र सरकार की ओर से, और आप नुमाइंदे भी हैं चूंकि, क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो पहले कहा कि भारत सरकार ने फर्स्ट डे ही दंगा के समय जी जिस तरह की मदद उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है वो देने के लिए हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, लेकिन प्रदेश सरकार को इनके रिहेबिलिटेशन की कोई चिंता नहीं है। वो ये दंगा उनकी नाकामी के कारण हुआ है जी। और बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों आपस में वोट बैंक के चक्कर में इस दंगे को खुलेआम देखते रहे। इसमें तो अगर तुरंत एक्शन लिया जाता, चाहे वो हिंदू होता चाहे मुसलमान होता, जिसने क्राइम किया था उसके खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई होती जी, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना ही नहीं घटती। ठीक है, ये आपके यशवीर जी अपनी बात आप रख दीजिए। कैसे आप अब जो कैंप्स है उसके में कोशिश करेंगे कि मुकम्मल इंतजाम किया जाए? कैंप्स में हम पहले भी गए और फिर भी जाएंगे जी। सवाल है कि उनके रिहेबिलिटेशन का कैसे हो जी। रिहेबिलिटेशन का मुद्दा है वो जुड़ा हुआ पेशे से। उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है जी। अगर सबको एक ही जगह बसा दिया जाएगा तो वहाँ उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। अकेले केवल वो सरकार के बहाने, सरकार के सहारे तो जिंदा नहीं रह सकते। ज्यादातर लोग गांव से आए जो खेती से जुड़े हुए, खेती पेशे से जुड़े हुए जी। अगर शहर में सबको किसी एक शहर में बसा दिया जाएगा तो चूंकि उनका पेशा छूट गया है जी। इसलिए अभी इस पर माइक्रो लेवल पर प्लान की जा रही है, ठीक है, कि उनको किस तरह से रिहेबिलिटेट किया जाए ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपकी मिल लिस्ट जाए। में सबसे आगे ये मसला है। चलिए ठीक है, ये एक अच्छी बात अपनी ओर से कह रहे हैं। उम्मीद है कि जो लोग हमें सुन रहे होंगे मुजफ्फरनगर में भी, उन्हें उम्मीद जगेगी। पर जमील साहब बिल्कुल संक्षेप में अपनी आप बात रख दीजिए, कैसे आप देखते हैं? देखिए, अब वक्त वो आ गया है कि हम कम्युनल टारगेटेड वायलेंस जो बिल है उसको बिला किसी ताखीर के उसको वापस, उसको फौरन
एक्सेप्ट करे पार्लियामेंट और उसको लागू करे। और ये बिल के ऊपर जो बहस होगी ये इस बात का फैसला करेगी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहां पर खड़ी है, कौन हिंदुस्तान में सेक्युलर है और कौन सेक्युलर नहीं है, उसका फैसला बड़ा साफ साफ इसमें हो जाएगा। सिद्दीकी जी कैसे इसको कंक्लूड करें? मैं हमारे यश जी की बात से इत्तेफाक नहीं करता कि कोई इकोनॉमिक रीजन मिल जाएगा तो ये सेटल हो जाएगा। लोगों के अपने वहाँ घर में जाने के तैयार नहीं है, ज़मीनें छोड़ दी लोगों ने और यहाँ भिखारियों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कैंप्स के अंदर। तो इकोनॉमिक रीज़न नहीं है, सिक्योरिटी रीज़न है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो इस वक्त हमारे साथ शो पे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा और अपनी पार्टी में अपनी सरकार से बात करें कि वहाँ एक जाँच कमेटी बनाई, प्राइवेट सिटीजन्स ने, रिहाई मंच के नाम से उन लोगों ने काम किया और उनके प्रवक्ता भी हमारे यहाँ उन्होंने बताया भी था डिटेल में। उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग करी कि और सबूत दिया सीबीआई को, केंद्रीय सरकार को, कि ये दंगे किस तरीके से ऑर्गेनाइज कराए गए हैं। ऑडियो कैसेट्स दिए हैं लोगों के, टेलीफोनिक बातचीत के ऑडियो कैसेट्स दिए हैं और सरकार आज उन्हें दिए हुए भी 12-15 दिन हो गए हैं और कोई एक्शन नहीं है। तो जो केंद्र सरकार के हाथ में एक्शन लेना, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते। तो कुल मिला के बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ी बुनियादी चीज है और इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर कोई मुसलमान नहीं, एक आम आदमी, एक इंसानियत के तौर पे भी हम सोचे तो वाकई दिल पसीज उठता है ये स्थिति देख करके। और आप और हम कोई भी अगर उस जगह होता तो शायद हमारी स्थिति भी इससे भी बुरी हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कुल मिला के वही बात है कि आज के दौर में दोस्त ये मंजर क्यों है, जख्म हर सर पर है और हर हाथ में पत्थर क्यों है। तो ये पत्थर जो हाथ में दिया जा रहा है वो भी परेशानी का सबब है। बहुत सोच समझ के समाज को भी देखना होगा और दोनों ही कौमों को बैठकर एक बीच का रास्ता निकालना होगा। सरकार का भी रोल उतना ही अहम है, समाज का रोल भी उतना अहम है, प्रशासन का रोल भी उसमें उतना ही अहम है। हमारे खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हाल।